मेरा नाम ईशानी है। मैं अपने पापा के साथ कोलकाता में रहती थी। मेरे एक बड़े भैया थे। मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं थी। मेरे बड़े भैया 4 साल पहले दिल्ली में नौकरी करने के लिए आए थे और यहीं पर भैया को एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसके साथ उन्होंने शादी कर ली थी। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मुझे घर में सब लोग बहुत प्यार करते थे। मैं सबकी लाडली थी। पापा ने मम्मी के जाने के बाद हम दोनों भाई बहन को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था, लेकिन पापा बीमार रहने लगे थे। वैसे तो इस घर में उनका ख्याल रखने वाले उनके माता पिता भी थे, मेरे दादा दादी। मम्मी के जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वो अपने बच्चों की जिंदगी किसी दूसरी औरत के आने के बाद खराब नहीं करना चाहते थे। उनको डर लगता था कि अगर उनकी पत्नी ने उनके दोनों बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया तो दोनों बच्चों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। फिर हम लोग जवान हुए। भैया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई थी। भैया 4 साल से दिल्ली में ही रह रहे थे। अब मेरा इंटर कंप्लीट हो चुका था। मुझे अब आगे पढ़ाई करनी थी, इसीलिए अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मैं तो चाहती थी कि मैं अब आगे ना पढूं, मगर मेरे पापा का कहना था कि वो मुझे किसी काबिल बनाना चाहते हैं। भैया ने 2 महीने पहले अपनी शादी कर ली थी। उन्होंने इस बारे में हमें नहीं बताया था कि वो शादी कर रहे हैं। शादी करने के बाद जब हमें पता चला तो भैया की इस हरकत पर पापा बहुत नाराज हुए थे और इस दौरान उन दोनों की बोलचाल भी बंद हो गई थी। आखिरकार भैया पापा के इकलौते बेटे थे। पापा चाहते थे कि वो भैया की शादी खूब धूमधाम से करें, लेकिन जब पापा को ये बात पता चली कि भैया ने अपनी मर्जी के मुताबिक शादी भी कर ली है, तो ये सब सुनकर सब लोगों को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उन लोगों की शादी हो चुकी थी, अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए दादा दादी ने पापा को बहुत समझाया था कि आजकल के बच्चे हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। अगर तुमने बेटे पर ज्यादा गुस्सा किया तो वो कोई गलत कदम न उठा ले। पापा भी उन दिनों बहुत गुस्से में थे। दादा दादी ने उनको समझा बुझाकर शांत कर दिया था, मगर पापा ने भैया से बातचीत करनी बंद कर दी थी। वो भैया से कोई बात नहीं करते थे, लेकिन भैया से मेरी और दादा दादी की बातें हुआ करती थी। मैंने भैया को बताया था कि अब मेरा इंटर कंप्लीट हो गया, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। भैया मुझसे कहने लगे कि कोलकाता में तो कुछ नहीं रखा, तुम यहाँ दिल्ली आ जाओ। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर पढ़ने से तुम किसी काबिल बन जाओगी। भैया की बात मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई थी। वैसे भी मैं भैया से मिलना चाहती थी। भैया को यहाँ से गए हुए कितना समय हो गया था। मेरी आंखें अपने भैया को देखने के लिए तरस रही थी और फिर मैं उनकी पत्नी से भी मिलना चाहती थी। भैया ने मुझे अपनी पत्नी का फोटो सेंड कर दिया था। वो बहुत सुंदर थी। तभी से ही मैं भाभी से मिलने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं पापा से भैया के पास जाने की बात करूंगी तो पापा मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। इसीलिए मैंने इस बारे में दादा दादी से बात की थी और उनसे कहा था कि मैं भैया के पास जाना चाहती हूँ। मैं वहीं रहूंगी और वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी। वैसे भी मुझे अपने भैया से दूर रहते हुए काफ़ी समय हो गया। मैं कुछ साल उनके साथ बिताना चाहती हूँ। मेरे दादा दादी को भी ये आइडिया बुरा नहीं लगा था। दादाजी ने पापा से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने पापा से कहा था कि ईशानी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। यहाँ कोलकाता में तो कुछ नहीं रखा। हम चाहते हैं कि ईशानी दिल्ली चली जाए। पापा दादाजी से चौंकते हुए कहने लगे कि दिल्ली में क्या रखा है। दादाजी ने उन्हें बताया कि दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर हमारी ईशानी पढ़ेगी और किसी काबिल बन जाएगी। पापा कहने लगे कि मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करूँगा। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। मैं अपनी बेटी को हॉस्टल में नहीं रहने देना चाहता। दिल्ली में अगर हमारा कोई रिश्तेदार होता तो हमारी बेटी वहाँ पर ठहर जाती। पापा की बात पर दादाजी ने कहा था कि रिश्तेदार की हमें क्या ज़रूरत, जबकि हमारा वहाँ अपना ही बेटा मौजूद है। पापा समझ गए थे कि दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं। पापा को गुस्सा आ गया और पापा कहने लगे कि आप क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को अपने उस बेटे के पास भेज दूं जिसने हम सब लोगों को अपनी शादी में भी शामिल करना ठीक नहीं समझा। दादाजी ने उनको समझाया कि वो बच्चा है, उससे गलती हो गई, मगर ईशानी उसकी बहन है और वो कितने समय से अपने भाई से मिलने के लिए तड़प रही है। सूरज ने खुद उसे दिल्ली आने की ऑफर दी है, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पापा कहने लगे, अच्छा तो उसे अब अपनी बहन की याद आ गई।
दादाजी ने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, उसे हम सबकी याद आती है। वो हमसे बार बार कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दें, लेकिन तुम तो उसे माफ़ ही नहीं करते। गलती सबसे होती है। अच्छा तुम उसे माफ़ मत करो, लेकिन ईशानी अपने भाई से मिलना चाहती है और उसका कहना है कि वो दिल्ली में ही पढ़ाई करेगी और कुछ साल अपने भाई के पास रहेगी। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो यहाँ वापस आ जाएगी। फिर मैंने भी पापा से भैया के पास जाने की जिद की थी। पापा ने भी मेरी किसी बात को नहीं टाला था और वो अपने पिता की भी कोई बात नहीं टालते थे। इसलिए दादाजी के लाख समझाने पर पापा मुझे दिल्ली भैया के पास भेजने के लिए मान गए थे। मैंने दिल्ली जाने के लिए अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी थी और भैया को भी फ़ोन करके बता दिया था कि पापा मुझे दिल्ली भेजने के लिए तैयार हो गए। मैं आपके और भाभी के साथ ही रहूंगी, वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। मुझे बार बार भैया के साथ बीते हुए बचपन के वो पल याद आ रहे थे जब हम दोनों भाई बहन एक साथ खेला करते थे, क्योंकि मेरे भैया की उम्र में और मेरी उम्र में सिर्फ 4 साल का फ़र्क था। भैया मेरा बहुत ख्याल रखते थे। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया था। पापा मुझे भैया के पास भेजने के लिए तैयार तो हो गए थे, मगर पापा बार बार यही कह रहे थे कि तुमने हम लोगों से इतनी दूर जाने का फैसला बहुत गलत किया है। तुम्हें अपने भाई के प्यार के आगे अपने पापा और अपने दादा दादी का प्यार नजर नहीं आता। मगर फिर मैंने पापा को समझाया था कि मुझे आप सबका प्यार चाहिए। कुछ समय से मैं आपका प्यार ले रही हूँ, अब कुछ समय मैं अपने भैया का प्यार भी लेना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि भैया की नौकरी ऐसी है, वो यहाँ पर नहीं आ सकते, इसलिए मुझे ही उनसे मिलने जाना होगा। पापा ने मुझे दिल्ली भेजने का सारा इंतजाम करवा दिया था। मेरी पैकिंग भी हो गई थी। एक तरफ मैं भैया भाभी से मिलने के लिए जितनी खुश थी, दूसरी तरफ मैं अपने पापा और दादा दादी से जुदा होने के लिए उतनी ही दुखी भी हो रही थी। मगर फिर मैंने सोचा कि मैं छुट्टियों में यहाँ आ जाया करूँगी और फिर फाइनली मैं दिल्ली चली आई थी। मुझे मेरे पापा ने दिल्ली अकेला भेज तो दिया था, मगर वो बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने उनको समझाया था कि मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो दिल्ली तक अकेली नहीं आ सकती। भैया मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आ गए थे। भैया को इतने सालों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और फिर भैया मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गए थे। ये भैया का 3 कमरों वाला फ्लैट था। ये फ्लैट अंदर से बहुत सुंदर था। मैं तो भैया का घर देखकर बहुत खुश हुई थी। भैया ने मुझे बैठने के लिए कहा और उन्होंने भाभी को आवाज़ लगाई और पानी लाने को कहा था। भैया ने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है, तुम वहाँ जाकर आराम कर लेना, कल हम कॉलेज जाकर तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। भाभी मेरे लिए पानी लेकर आई थी। ये देखकर मैं सच में बहुत खुश हुई थी कि मेरी भाभी जितनी फोटो में सुंदर दिखती थी, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर वो हकीकत में थी। मैंने उन्हें गले लगा लिया था। वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हो रही थी। मेरे भैया ने उनको मेरे बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ था। उन्होंने मेरी पसंद का खाना बनाया था और मेरा हर तरह से ख्याल रखा था। खाने का टाइम हो गया था, इसलिए भाभी ने खाना लगाना शुरू कर दिया था। हम लोग खाने के टेबल पर बैठ गए थे। तभी भैया भाभी से कहने लगे, आओ तुम भी बैठकर खाना खा लो। भाभी कहने लगी कि पहले मैं जतिन को तो बुला लूं। भैया कहने लगे, अच्छा ठीक है बुलाओ, वो भी हम लोगों के साथ खाना खा लेगा। जतिन कौन है? ये सवाल मैंने अपने भैया से किया था। भैया कहने लगे कि जतिन तुम्हारी भाभी का भाई है। इन दोनों भाई बहनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए शादी के बाद तुम्हारी भाभी जतिन को यहीं लेकर आ गई थी। मैंने सोचा भाभी का भाई कोई 12-13 साल का बच्चा होगा, लेकिन जब जतिन डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि वो 20-21 साल की उम्र का जवान लड़का था। भैया ने बताया था कि जतिन भी उनके साथ ही रहता है। जतिन ने जब मुझे देखा तो वो मेरे भैया भाभी से पूछने लगा कि ये कौन है, तो मेरे भैया भाभी ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर हम सब लोगों ने एक साथ खाना खाया। अगले दिन भैया मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाने ले गए थे। हम लोग सुबह के 8 बजे ही कॉलेज के लिए निकल गए थे। हम लोग लगभग दोपहर के 12 बजे जब घर आए तो मैंने देखा कि घर में कोई भी नहीं था। मैंने हैरान होते हुए भैया से पूछा कि भैया भाभी कहाँ है? भैया कहने लगे कि तुम्हारी भाभी जॉब पर गई हुई है। मैं भैया की इस बात पर बहुत हैरान हुई थी। मैंने कहा भैया भाभी अभी भी जॉब करती हैं? भैया कहने लगे वो वैसे सारा दिन घर में बोर होती थी, घर के ज्यादा काम भी नहीं होते, इसलिए वो जॉब पर चली जाती है। और फिर मैंने देखा था कि भाभी का भाई इस समय घर में मौजूद था। मैंने भैया से कहा कि ये जॉब पर नहीं जाते, तो भैया कहने लगे कि नहीं ये कोई काम नहीं करता, तुम्हारी भाभी को लगता है कि उसका भाई अभी कम उम्र का है,
अभी कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है, इसलिए वो उससे कोई काम नहीं करवाती है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी कि ये लड़का जवान होने के बावजूद भी अपनी बहन के घर में रह रहा था और उन्हीं लोगों की कमाई खाते हुए उसे शर्म नहीं आती थी। ये बात मैंने भैया से तो नहीं कही थी, लेकिन अपने दिल में ही दबा ली थी। मेरी घर पर पापा और दादा दादी से भी रोज बात हो रही थी। अब मेरा एडमिशन की लिस्ट में नाम आना रह गया था और मुझे उम्मीद थी कि मेरा नाम जरूर आएगा, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ाई में आगे रही थी। और फिर मेरा नाम भी आ गया था। मेरा एडमिशन हुआ तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने ये खुशखबरी सबसे पहले कॉल करके अपने घर पर बताई थी। मुझसे मेरे घर वाले पूछते थे कि तुम वहाँ ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है वहाँ रहते हुए। मैं उन लोगों से कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भैया भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप मेरी फिक्र ना करें। कुछ समय गुजरने के बाद मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। मैं अपने कॉलेज में आकर बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे नए नए फ्रेंड्स भी बनने वाले थे। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ते थे। मेरी वहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। मैं उनके साथ कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ खूब मौज मस्ती भी किया करती थी। कॉलेज में एक लड़का था जो मेरा दोस्त बन गया था। उसका नाम मयंक था। मयंक हम सारे ही फ्रेंड से बहुत हंसी मजाक करता था और उससे बात करने के बाद हमें बहुत मज़ा आता था। एक दिन बहुत तेज़ की बारिश पड़ रही थी। जब मैं कॉलेज से घर पहुंची तो मैं काफ़ी भीग चुकी थी। मैंने भैया के घर का दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा जतिन ने खोला था। मैं उसे देखकर घर के अंदर चली गई, क्योंकि मैं उससे कोई बात नहीं करती थी। वो मुझे आवाज़ लगाकर रोकने लगा और कहने लगा कि तुम तो बहुत भीग गई हो ईशानी, तुम्हें तो कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। मैंने कहा हाँ, मैं कपड़े ही चेंज करने के लिए जा रही हूँ। तभी उसने मुझसे कहा कि रुको, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं उसकी बात पर रुक गई थी। फिर वो टॉवल लेकर आया और कहने लगा कि पहले अपने बालों का पानी सुखा लो, क्योंकि तुम्हारे बालों में से बहुत सारा पानी निकल रहा है, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। ये कहते हुए वो टॉवल मेरे बालों पर लगाने लगा। मैं उससे दूर बच रही थी, मगर वो बार बार मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। मैंने जल्दी से उसे पीछे रहने के लिए कहा और मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे जतिन की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। रात को जब भैया भाभी घर आए तो मैंने उनको जतिन की इस हरकत के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि इतनी छोटी सी बात पर मुझे इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। उधर कॉलेज में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खूब मौज मस्ती किया करती थी और बहुत खुश रहती थी। मेरे भैया भी मुझसे मेरे कॉलेज के बारे में पूछते थे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मैं उन्हें यही बताती थी कि मुझे कॉलेज बहुत पसंद आया। वहाँ पर मैं पढ़ाई करने के साथ साथ खूब मस्ती भी करती हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं। भाभी को तो इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो मेरे साथ थोड़ा सा वक्त भी गुजार सके। भाभी बस मूडी थी, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था। भाभी को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि भाभी को भैया ने पसंद कर लिया है, इसलिए उन दोनों की शादी हो गई है। शायद ऐसी लड़की को मेरे पेरेंट्स कभी भी भैया के लिए पसंद नहीं करते, लेकिन भैया भाभी के साथ बहुत खुश थे। मेरे लिए तो मेरे भैया की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मगर मुझे जतिन बहुत बुरा लगता था। मैं जब कॉलेज से घर आती थी तो हर बार वही दरवाज़ा खोलता था और मुझे सर से लेकर पैर तक घूरता रहता था, क्योंकि घर में उसके अलावा कोई भी नहीं होता था। मुझे उसके होते हुए डर भी लगता था। एक दिन मैं कॉलेज से आने के बाद किचन में अपने लिए चाय बनाने चली गई। मैं चाय बनाने में बिजी थी। जैसे ही मैं पीछे पलटी तो ये देखकर अचानक मेरी चीख निकल गई थी कि मेरे जस्ट पीछे ही जतिन खड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो, तो वो कहने लगा कि ये मेरा भी तो किचन है, मुझे भी चाय बनानी थी। मैंने कहा तो तुम मुझे बता देते, मेरे पीछे खड़े होने की क्या जरूरत थी। मैं डर गई। मेरी इस बात पर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम तो बहुत डरपोक लड़की हो, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था। इस तरह वो बातें करते करते मेरा हाथ पकड़ने लगा। मैंने जल्दी से उसका हाथ झटक दिया। आज मैं समझ गई थी कि वो ऐसी गलती धोखे से नहीं बल्कि जानबूझकर करता है, क्योंकि इससे पहले भी वो जबरदस्ती मुझे छूने की कोशिश कर रहा था और इस बार भी। मैंने उससे कहा कि तुम बात बात पर मुझे टच मत किया करो, मैं तुम्हारी शिकायत भैया भाभी से कर दूंगी। वो कहने लगा कि अच्छा, गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, मुझे एक कप चाय बना दो, मैं भी थक गया हूँ। मैंने कहा कि तुमने ऐसे कौन से काम कर लिए जो तुम थक गए हो, सारा दिन तो तुम घर में ही पड़े रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन की ससुराल में इस तरह से रहते हुए। वो कहने लगा
कि इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, ये मेरी अपनी बहन का घर है और वैसे भी मेरी काम काज करने की उम्र नहीं है। मेरी बहन ने मेरी जिम्मेदारी उठाई है तो वो और उसका पति मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो भला मुझे कोई काम करने की क्या ज़रूरत है। मुझे उसकी बातें बहुत बुरी लग रही थी। मैं उससे और ज़्यादा बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए जो चाय मैंने अपने लिए बनाई थी वो मैंने उसको दे दी और कहा कि मैं अपने लिए दूसरी बना लूँगी, क्योंकि मैं उसे किचन से निकालना चाहती थी। चाय लेकर वो किचन से चला गया था। अगले दिन हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने कॉलेज में फंक्शन रखा था, उसके लिए मुझे अच्छे से तैयार होना था, इसलिए मैंने अपनी साड़ी पहन ली थी। जैसे ही जतिन ने मुझे साड़ी में देखा तो वो मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से देखने लगा था। न जाने क्यों उसकी नज़रें मेरी कमर से हटी नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए मैंने साड़ी के पल्लू से अपनी कमर को ढक लिया था। वो बहुत अजीब इंसान था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे गंदी नज़र से देख रहा है। मैं कॉलेज आई तो सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। मयंक कह रहा था कि तुम सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मयंक बहुत मजाक करता था। उस दिन फंक्शन कंप्लीट होने के बाद हम सब लोगों ने ढेर सारे फोटो क्लिक किए थे। मेरी सारे फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती मयंक के साथ हो गई थी, क्योंकि वो मुझे सभी लोगों में सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया करता था। मुझे इस कॉलेज में पढ़ते हुए 6 महीने गुजर गए थे और मैं यहाँ पर बहुत खुश थी। कुछ दिनों की छुट्टी आई थी तो मैं कोलकाता अपने घर भी चली गई थी। जब मैं वहाँ थी तो मुझे अपने दोस्तों की और कॉलेज की याद आती थी, तो हम सब लोग ग्रुप कॉल कर लिया करते थे। घर आई तो दादी ने मुझसे भैया भाभी के बारे में पूछा था। न जाने क्यों जब दादी ने भाभी के बारे में पूछा तो मेरा मूड चेंज हो गया था। दादी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी भाभी का बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा रहता है, वो कैसी है। मैंने दादी को बताया था कि दादी, भाभी बहुत अजीब है, देखने में सुंदर तो बहुत है मगर वो नौकरी करती हैं और सारा दिन भैया और भाभी घर से बाहर रहते हैं। ये बात सुनकर दादी कहने लगी, तो तुम उस अनजान शहर में सारा दिन घर में अकेली रहती हो, तुम्हें पता है ना कि आजकल का माहौल कितना ख़राब चल रहा है। फिर मैंने दादी को बताया कि मैं घर में अकेली नहीं होती हूँ, मेरे साथ घर में भाभी का भाई रहता है। दादी कहने लगी कि बहू का भाई, वो वहाँ क्यों रहता है। मैंने दादी को बताया कि भाभी के पेरेंट्स नहीं हैं, उनका सिर्फ एक भाई है, इसलिए वो भैया से शादी करने के बाद उसे उनके घर पर ही लेकर आ गई थी। दादी ने कहा कि चलो ये तो अच्छी बात है, उस बेचारे बच्चे को बहन का साथ हमेशा मिला रहेगा। दादी कहने लगी, उस बच्चे की उम्र कितनी है। फिर मैंने दादी को जब जतिन की उम्र के बारे में बताया तो दादी के होश उड़ गए थे। दादी कहने लगी कि तुम उस जवान लड़के के साथ सारा दिन घर में अकेली कैसे रह लेती हो। तुम्हारा भाई और भाभी रात के समय आते हैं, वो लड़का तुमसे कुछ कहता तो नहीं है, वो बिहेवियर का कैसा है। मैंने दादी को समझाया कि दादी, जैसा आप सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती हूँ और ना ही उससे कोई बात करती हूँ। मुझे तो अपनी पढ़ाई से मतलब होता है। आप फिक्र मत करो, बस कुछ सालों की ही तो बात है, फिर मैं वहाँ से आप लोगों के पास वापस आ जाऊंगी। लेकिन ना जाने क्यों दादी को मेरी फिक्र होने लगी थी। दादी कहने लगी, जब से तुमने मुझे बताया है कि उसका जवान भाई घर में रहता है और वो दोनों नौकरी पर होते हैं, तो सारा दिन तुम्हारा ख्याल कौन रखता होगा। मैंने दादी को तसल्ली दी कि जैसा आप सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख लेती हूँ, लेकिन जब भाभी ऑफिस से आ जाती हैं तो वो खाना बना लेती हैं और हम सबका ख्याल रखती हैं। मैंने दादी से कहा था कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो सब पापा को पता नहीं चलना चाहिए, वरना पापा मुझे भैया के घर में रहने नहीं देंगे। आप तो जानती है ना कि पापा मेरे मामले में कितने स्ट्रिक्ट रहते हैं। मेरी बात दादी समझ तो गई थी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी। कुछ दिन अपने घर वालों के साथ बिताकर मैं वापस दिल्ली आ गई थी। भैया मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे और फिर अगले दिन से मैंने अपने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। हम सब फ्रेंड्स भी एक दूसरे से बहुत दिनों के बाद मिले थे, इसीलिए बहुत खुश हो रहे थे। मैं देखती थी कि मयंक मेरे पास आने के, मुझसे बातें करने के बहुत बहाने ढूंढता था, इसलिए वो अब ज्यादातर मेरे पास ही बैठने लगा था। मैं घर आती तो मुझे फ़ोन भी करने लगा था। उसके साथ मुझे भी वक्त बिताना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मैं नहीं जानती थी कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का इतना भयानक दिन होने वाला है। मैं घर के अंदर आ चुकी थी और अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने लगी।
उस दिन मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी और बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करने लगी। मैंने बाथरूम का भी दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया था, जबकि बाथरूम का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं उस समय कपड़े चेंज कर रही थी जब अचानक मुझे किसी की आहट महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे बाथरूम के दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ है। मैंने अभी ठीक से कपड़े पहने भी नहीं थे। मैंने देखा कि दरवाजे के पास कोई भी नहीं था। मैं फिर से अपने काम में बिजी हो गई। जब अचानक मेरी नज़र सामने शीशे पर गई तो मैंने देखा कि बाथरूम के अंदर जतिन आ चुका है। मैं चिल्लाने ही वाली थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया था। मैं उससे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। और फिर उसने बाथरूम के अंदर मेरी इज्जत खराब कर दी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बाथरूम से जा चुका था, लेकिन जाने से पहले वो मुझे धमकी देकर गया था कि अगर मैंने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो वो मुझे बदनाम कर देगा। उसने कहा था क्योंकि मैंने तुम्हारी बाथरूम में कपड़े चेंज करते हुए वीडियो बना ली है और मैं ये वीडियो वायरल भी कर सकता हूँ। काफ़ी देर तक मैं बाथरूम में रोती रही थी। जब कुछ समय गुजर गया तो मैं अपने कपड़े पहनकर बुरी हालत में अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। रात का वक्त हो गया था। भैया भाभी घर भी आ चुके थे। भाभी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। भैया ने भाभी से कहा कि जाओ ईशानी को बुलाकर लाओ, वो अभी तक खाना खाने क्यों नहीं आई। भाभी जब मुझे मेरे कमरे में बुलाने आई और उन्होंने मेरी इतनी बुरी हालत देखी तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमने अपना इतना बुरा हुलिया क्यों बनाया हुआ है। उनके इस सवाल पर मैंने उनसे गले लगकर रोना शुरू कर दिया तो वो बार बार मुझसे पूछने लगी कि बताओ ईशानी क्या हुआ है, जल्दी बताओ, तुम्हारे भैया हम लोगों का खाने पर इंतजार कर रहे हैं। फिर मैंने उनको उनके भाई की सारी हकीकत के बारे में बता दिया था। मेरी बात सुनकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। भाभी ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगी कि प्लीज ईशानी, इस बारे में तुम अपने भैया को कुछ मत बताना, क्योंकि जतिन मेरा भाई है। अगर तुम्हारे भैया को जतिन की हरकत के बारे में पता चल गया तो वो जतिन के साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे भैया भाभी अलग हो जाएं? मैंने गर्दन से इशारा करते हुए नहीं कहा था। भाभी कहने लगी, बस तो फिर तुम खामोश रहना, इस बारे में अपने भाई को कुछ मत बताना, मैं जतिन को डांटूंगी, उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी ने जल्दी से मेरा हुलिया ठीक करवाया और फिर वो मुझे डाइनिंग टेबल पर ले गई थी। मेरे बिल्कुल सामने ही जतिन बैठा हुआ था। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। मैं बहुत खामोश बैठी हुई थी। जतिन मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से देख रहा था। भाभी भी जतिन को गुस्से भरी नज़र से देख रही थी, जबकि भैया ने जब मुझे गौर से देखा तो कहने लगे कि क्या हुआ है ईशानी, कहाँ खोई हुई हो, खाना क्यों ठीक से नहीं खाती हो। भैया के इस सवाल पर मैंने उनसे कहा कि मुझे भूख नहीं है भैया। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी और फिर से मैंने रोना शुरू कर दिया था। भाभी ने अपने भाई को डांटा तो था, मगर उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि डांट का तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था। उस समय तो उसने अपनी बहन से अपनी गलती का इजहार कर लिया था और माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन वो सुधरने वाले लोगों में से नहीं था। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो बहुत ज़्यादा खामोश थी, क्योंकि इस बात का असर सीधा मेरे दिमाग पर पड़ा था। दादी की कही हुई बातें मुझे याद आती थीं। अब मुझे समझ आया था कि दादी मेरे लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही थी। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुझे किसी से भी बात नहीं करनी थी। मैं एक तरफ बिल्कुल चुप सी बैठी हुई थी। मयंक भी मुझसे बात करने के लिए आया था। मैंने मयंक से भी कोई बात नहीं की थी। मेरा इतना बदला हुआ बिहेवियर देखकर सब लोग बहुत चौंक गए थे, क्योंकि मेरा बिहेवियर बहुत हंसी मजाक वाला था और इस दिन मुझे इस तरह से बदलता हुआ देखकर सब लोग दंग रह गए थे। उस दिन भी जब मैं कॉलेज से घर आई थी तो जतिन ने ही दरवाज़ा खोला था। उसने दरवाज़ा खोलते ही मुझे अंदर लिया और झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उसे देखकर फिर से डर गई थी और उसने आज भी मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। अब वो हर रोज़ मेरे साथ ऐसा ही करने लगा था। भाभी ने मुझे अपने और भैया के रिश्ते का वास्ता देकर खामोश रहने के लिए कहा था, जबकि जतिन ने मुझे वीडियो वायरल करने की धमकी दी हुई थी। मैं चाहकर भी ये बात किसी को नहीं बता सकती थी। मेरे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं जब भी कॉलेज जाती, कोई मुझसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता तो मैं उससे झगड़ा करने लग जाती थी। एक दिन मयंक और मेरी सारी दोस्तें मुझे ज़बरदस्ती घेर कर मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारे घर में कोई परेशानी है या फिर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उनसे लड़ने लगी। मैंने कहा,
तुम लोगों के पास हमेशा यही सवाल होता है। मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ने आती हूँ, तुम लोगों के साथ बातें करने के लिए नहीं, जो बस तुम्हारे साथ बातें ही करती रहूं। मैं ये कहकर उठने लगी थी, तभी मयंक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे अचानक गुस्सा आ गया था और मैंने मयंक के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। मयंक के थप्पड़ मारने से सब लोगों को एक जोरदार झटका लगा था, क्योंकि किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं मयंक पर हाथ भी उठा सकती हूँ। मयंक को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो अभी भी मुझे समझा रहा था और मैं उसका हाथ झटककर दूसरी तरफ जाकर बैठ गई थी। मुझे अपने दोस्तों से भी कोई बात नहीं करनी थी। वो सब लोग आपस में ही बातें बना रहे थे कि ईशानी को क्या हो गया, वो इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है। ये तो मैं भी नहीं जानती थी कि मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हूँ। शायद इसकी वजह जतिन ही था, क्योंकि मैं जब भी घर में जाती थी वो मेरा फायदा उठा लिया करता था। ये टेंशन मैं अपने दिमाग पर सवार कर रही थी, क्योंकि ये काम मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं किसी से अपने लिए मदद भी नहीं मांग सकती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी और मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं वापस अपने दादा दादी और पापा के पास चली जाऊंगी और उन लोगों के साथ ही रहूंगी। मैं जब तक यहाँ रहूंगी जतिन मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। एक दिन भाभी जल्दी घर आ गई थी। मैंने भाभी से कहा था कि भाभी, आपका भाई हर रोज मेरे साथ ऐसा करता है। मैं जब जब घर आती हूँ मुझे उससे डर लगने लगता है। भाभी कहने लगी कि तुम शांत हो जाओ। मैंने उसे समझाया है, वो जो भी करता है तुम खामोशी से बर्दाश्त कर लिया करो, और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। भाभी ने जल्दी से अपने पर्स से दवाई निकाली और मुझे उसे खाने के लिए कहा। मैंने कहा कि ये कैसी दवाई है। भाभी कहने लगी, अगर तुम जतिन से प्रेग्नेंट हो गई तो ये सच्चाई सबके सामने खुलकर आ जाएगी, इसलिए तुम ये दवाई खा लिया करो, इससे तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। भाभी की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। बजाय इसके कि उन्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, उन्हें अपने भाई को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था कि वो मेरी इज्जत के साथ बार बार खेल रहा था। वो तो मुझे उल्टा अपने ही भाई के साथ ये सब करने पर मजबूर कर रही थी और मुझे दवाइयाँ भी खाने का कह रही थी। मैंने वो दवाइयाँ उठाकर फेंक दी और भाभी से कहा कि आप इतनी घटिया औरत निकलोगी, मैं समझ भी नहीं सकती थी। मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी। तभी पीछे से जतिन आ गया था और कहने लगा कि खुशी खुशी अपने भाई को सब कुछ बता दो। मेरे पास तुम्हारा वो वीडियो है जिसमें तुम कपड़े चेंज कर रही हो। अगर वो वीडियो मैंने वायरल कर दिया तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अभी तो ये बात दबी हुई है और अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तब भी तुम बदनाम हो जाओगी। तुम्हारी भाभी तुम्हारी मदद कर रही है। भाभी ने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे अगर मेरे भाई ने तुम्हारे साथ थोड़े मजे भी ले लिए तो इसमें कौन सा गलत हो गया। वो जवान खून है, जवान लोग ही तो ऐसा करते हैं। और तुम भी तो यहाँ आ गई हो, इसको अपने बाप का घर समझा है क्या, जो इतनी आराम से यहाँ पर रहती हो। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हें खाना बनाकर दिया करूँ, तुम्हारे सारे काम किया करूँ। मैं भी जॉब करती हूँ, मुझे अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर इतने में तुम मेरे भाई को थोड़ा खुशी कर दोगी तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। भाभी की बातें सुनकर मैंने कहा था कि आप बहुत गलत कर रही हो भाभी। एक लड़की होते हुए आपको दूसरे लड़की की मदद करनी चाहिए, उल्टा आप तो अपने भाई को बढ़ावा दे रही हो। तुम दोनों ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैं ये कहकर फूट फूट कर रोने लगी थी। भाभी ने कहा था कि दवाई यहाँ पर रखी हुई है, कभी दवाई की जरूरत हो तो खा लेना, तुम्हें इस दवाई की जरूरत पड़ सकती है। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरे फ्रेंड्स की कॉल आती थी, मैं वो भी रिसीव नहीं करती थी। एक दिन दादी की कॉल आ गई थी। जब मैंने कॉल रिसीव की और दादी से बात की तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया था और रोते रोते दादी से कहा था कि मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आ रही है, मैं आप लोगों के पास आना चाहती हूँ। दादी कहने लगी कि बेटा, तो तुम हमारे पास आ क्यों नहीं जाती, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हें यहाँ पर किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लेना चाहिए था, तुम हमसे इतनी दूर हो गई हो। दादी की बात पर मुझे रोना आने लगा। मैंने अपने मन में सोचा कि दादी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं अभी भी अपने दोस्तों के साथ कोई बातचीत नहीं करती थी। उन लोगों को मेरा ऐसा बिहेवियर बहुत परेशान कर रहा था और मैं जब भी कॉलेज से घर आती थी तो जतिन मेरा खूब फायदा उठाता था।
3 दिन से मैं कॉलेज नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं इस सब से बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए मैं बिस्तर से लग गई थी। बीमारी की हालत में भी जतिन मुझे नहीं छोड़ रहा था। वो घर में किसी के ना होने का खूब फायदा उठाया करता था। भैया इस बात से परेशान थे कि मुझे क्या हो गया। न मैं उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाती हूँ और ना मैं कोई हंसी मजाक करती हूँ। भैया मुझे डॉक्टर के पास भी चलने के लिए कह रहे थे, मगर भाभी उनको मना कर दिया करती थी। कहती थी कि मैं हूं ना ईशानी का ख्याल रखने के लिए, मैं खुद उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। लेकिन भाभी मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती थी और भैया को झूठ बोल दिया करती थी। कहती थी कि मैं ईशानी का बहुत ख्याल रखती हूँ। मयंक मुझे लगातार फ़ोन कर रहा था। मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दिया। एक दिन मयंक मेरी फ्रेंड श्वेता के साथ भैया के फ्लैट में आ गया था। श्वेता ने जब मुझे बीमार देखा तो वो बहुत फिक्रमंद हो गई थी और कहने लगी कि मयंक तुम्हें कब से कॉल कर रहा है, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, मैं कॉलेज 1-2 दिन में आने ही वाली थी। मयंक कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया है ईशानी, न तुम हमसे बात करती हो, न तुम हमसे मिलना चाहती हो, यहाँ तक कि तुम्हें तो अब हमारा साथ भी पसंद नहीं है। आखिर हमने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या कर दिया, हम तो तुम्हारी फिक्र ही करते हैं। तुम 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही हो, हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं और कॉलेज के कुछ असाइनमेंट तैयार करने हैं, उसके बारे में भी तुम्हें बताना था। मैंने कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं जब कॉलेज आऊंगी तब हम लोग बात करेंगे। मेरा ऐसा बिहेवियर देखकर श्वेता और मयंक को बहुत गुस्सा आया था। वो लोग घर से निकल गए थे। तभी जतिन मेरे कमरे में आ गया था और उसने मेरे साथ दोबारा से बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी और फिर से जतिन ने मेरे साथ गलत काम किया था। भाभी के कहने के मुताबिक मैंने उनकी दी गई दवाई खानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि मैं किसी बड़ी मुसीबत का शिकार न हो जाऊं। वैसे तो ये मुसीबत भी मेरे लिए कम नहीं थी। जतिन लगातार ही मेरा फायदा उठा रहा था। अगले दिन मैं कॉलेज चली गई थी और आज भी मैं बहुत खामोश बैठी हुई थी। कॉलेज से छुट्टी के टाइम पर मैं अकेली ही थी। जब कॉलेज से बाहर निकल कर आ रही थी तो मयंक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज के कैंटीन में ले गया। मैंने उसे मना भी किया था, मगर वो मेरे साथ कुछ बात करना चाहता था। मैंने मयंक पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और उससे कहा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। मयंक कहने लगा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है ईशानी, तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो, तुम क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो। मैंने कहा मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती मयंक। मयंक ने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और झटक कर मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने कहा मयंक ये क्या बदतमीजी है, मैं शोर मचा दूंगी। मयंक कहने लगा कि तुम्हें जो करना है करो, पर एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, क्योंकि कल जब श्वेता और मैं तुम्हारे घर से निकल चुके थे तो श्वेता को याद आया कि वो अपनी असाइनमेंट की फाइल को तुम्हारे कमरे में भूल आई है। मैं वही लेने के लिए वापस तुम्हारे घर में आया और जैसे ही तुम्हारे कमरे के पास पहुंचा तो मुझे तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने जब अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो लड़का तुम्हारी इज्जत के साथ खेल रहा था और तुम बार बार उससे कह रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, वरना मैं भैया को बता दूंगी। बताओ वो लड़का कौन है, क्यों वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था? क्या यही वजह है जो तुम इतने डिस्टर्ब रहने लगी हो? क्या वो हर बार तुम्हारे साथ यही करता है? मयंक को जब सब कुछ पता चल गया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह जतिन और मेरी भाभी मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाभी सब कुछ जानते हुए भी अपने भाई को ये सब कुछ करने का बढ़ावा दे रही है और जतिन ने मेरी वीडियो बना ली है, वो इसीलिए मुझे ब्लैकमेल करता है। मैं चाहकर भी अपने भाई को कुछ नहीं बता सकती। मयंक कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। भाभी कहती हैं कि अगर मैंने भैया को कुछ भी बताने की कोशिश की तो भाभी मेरा कैरेक्टर उनके सामने खराब साबित कर देंगी और इस तरह भैया मुझसे बदगुमान हो जाएंगे। मयंक ने कहा कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे सारी बात बता दी है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मयंक ने मुझे तसल्ली तो दी थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ कैसे करेगा। उस दिन फिर से जब मैं घर गई तो वो दरिंदा मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझे मेरे कमरे में ले गया और फिर से मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। मैं इस इंसान से इतना तंग आ चुकी थी कि मेरा मन करने लगा था कि मैं खुद की जान ले लूं। उस दिन भी मैं बहुत रोई थी, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं इतना रोई थी कि मेरी हालत ही खराब हो गई थी।
मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी वो कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि जिससे इस दरिंदे को सजा मिल सके, मेरी इससे जान छूट जाए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। जतिन को मेरे कमरे से गए हुए 2 घंटे गुजर गए थे जब अचानक हमारे घर में शोर शराबा होने लगा। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से जब नीचे गई तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि घर में पुलिस आई हुई थी। मेरे सारे फ्रेंड्स भी वहां पर मौजूद थे और पुलिस वालों ने जल्दी से जतिन को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस की खबर शायद भैया भाभी को मिल चुकी थी, इसीलिए वो भी घर में ही मौजूद थे। ये सब क्यों और कैसे हुआ था ये बात तो मैं नहीं जानती थी, मगर मैंने देखा था कि पुलिस वालों ने जतिन के हाथ में हथकड़ी पहनाई हुई थी। जब सब लोगों की नज़र मेरी तरफ गई तो मयंक मुझे संभालता हुआ पुलिस वालों के सामने लेकर आया था और उसने कहा था कि यही वो लड़की है इंस्पेक्टर साहब, इसके साथ ये दरिंदा ना जाने कितने दिनों से इसकी इज्जत से खेल रहा है। भाभी बार बार भैया को इस बात का यकीन दिला रही थी कि मयंक और मेरे सारे ही फ्रेंड झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत खुशी मिली थी कि मेरे सारे ही दोस्त मेरी मदद के लिए पुलिस को यहाँ पर लेकर आए थे। भैया भी ये सब कुछ देखकर कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उनकी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर पुलिस ने वो सबूत दिखाए जिसको देखकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जिस टाइम पर जतिन मेरे कमरे में आया था उसी टाइम पर खामोशी से मयंक दूसरे फ्लैट से कूदकर मेरे कमरे की गैलरी पर आ गया था और वहां की खिड़की से उसने उस समय की वीडियो बना ली थी जब जतिन मेरे साथ गलत कर रहा था और वो वीडियो उसने पुलिस को दे दी थी। पुलिस को अब सिर्फ मेरे बयान का इंतजार था। मेरे स्टेटमेंट से इस दरिंदे को सजा मिल सकती थी। मयंक और मेरे सारे दोस्त बार बार मुझसे कह रहे थे कि तुम पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। मैं इस सब से डर तो बहुत रही थी। फिर मैंने हिम्मत से अपनी आंखें बंद की तो मेरी आंखों के सामने वही सारा वक्त घूमने लगा जिस वक्त जतिन ने मेरे साथ गलत किया था। फिर मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। भैया को जतिन की ये सारी हकीकत पता चली तो भैया ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था, क्योंकि उनसे भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ था कि ये कमीना कितने समय से उनकी बहन की इज्जत के साथ खेल रहा था। मैंने भैया को ये बात भी बता दी थी कि भाभी भी इसके साथ मिली हुई है। भाभी मुझे न जाने कितने समय से दवाई खिला रही है जिससे मैं प्रेग्नेंट न हो सकूं और उनका भाई लगातार मेरे साथ गलत करता रहे। भैया ने इस समय भाभी को डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया था। भाभी भी जतिन के साथ बराबर की हिस्सेदार थी, इसीलिए पुलिस ने भाभी को भी अरेस्ट कर लिया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इस तरह से भी इंसाफ मिल सकता है। मैं खामोश रही और खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं चाहती तो अपने लिए स्टैंड ले सकती थी, लेकिन मैंने डर की वजह से कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। मयंक को जब ये सब कुछ पता चला तो उसने मेरे दोस्तों को भी बताया कि मेरे परेशान होने की वजह जतिन है। उन सब लोगों ने फैसला किया कि वो मेरी मदद करेंगे और इस दरिंदे को सजा दिलवाएंगे। उन्होंने ये सब किया और वो अपने प्लान में कामयाब हो गए थे। भैया को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। पुलिस जतिन और भाभी को अरेस्ट करके ले गई थी। वो दोनों ही भैया से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आगे उनसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन भैया का बस नहीं चलता। वो अपने हाथों से उन दोनों की ही जान ले लेते। भाभी और जतिन तो जेल जा चुके थे। उनके जाने के बाद भैया ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और कहा था कि मैं पापा से भी माफी मांगना चाहता हूँ। आज मुझे पता चला कि पापा मुझसे बिल्कुल सही नाराज हैं। मैं तो कभी जान ही नहीं पाया था कि मेरी पत्नी और उसका भाई इतने बुरे लोग हैं जो मेरी बहन के साथ इतना बुरा करेंगे। भैया ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी बहन को हाथ भी लगा सके। लेकिन भैया ने कहा कि तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। मैंने भैया को बताया कि भाभी ने और जतिन ने मुझे ब्लैकमेल किया था। मुझे पता चला कि जतिन सिर्फ मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। जतिन के पास मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं थी जिसकी वजह से मैं खामोश थी। वो सिर्फ मुझे खामोश कराने के लिए ही वीडियो वायरल करने को कहकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मैं उससे ब्लैकमेल होती रही। मैंने मयंक और अपने सारे दोस्तों से भी अपने गलत बिहेवियर की माफी मांगी थी। सब लोग बहुत खुश थे। आज मुझे एहसास हो रहा था कि जिंदगी में दोस्तों का होना कितना जरूरी है। दोस्त वही होते हैं जो आपकी मदद करें और मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की थी। इस समय भैया के सामने ही मयंक ने भी मुझे प्रपोज कर दिया था और उसने कहा था कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर भेजना चाहता हूँ। भैया तो इस बात पर बहुत खुश हुए थे, मगर अभी दादा दादी और पापा इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर हम लोगों को कोलकाता जाना पड़ा था और वहां जाने के बाद जब भैया ने पापा और बाकी सबसे माफी मांगी और सबको बताया
कि उनकी पत्नी और उसके भाई ने मेरे साथ क्या किया था, तो पापा को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर उन दोनों को सजा मिल गई थी। इससे ज्यादा वो लोग और कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मयंक भी कोलकाता ही अपने पेरेंट्स को लेकर आ गया था और मेरे घर वालों ने खुशी खुशी ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया था। पापा ने भैया को भी माफ कर दिया, क्योंकि भैया को भी भाभी की हकीकत के बारे में देर से पता चला था। अब मेरी शादी मयंक के साथ हो गई और मैं उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मयंक ने मेरा बहुत साथ दिया और आज मैं उसकी पत्नी भी हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।